हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एलसीआर सर्किट। एल यहाँ पर स्टैंड करता है इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, सी यहाँ पे स्टैंड करता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, आर यहाँ पे स्टैंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। अब तक हमने क्या किया, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर के लिए अलग अलग से केस जो है वो स्टडी किए। करंट और वोल्टेज के लिए हमने फेज डिफरेंस जो हमने फाइंड आउट किया, पावर फाइंड आउट की, एवरेज पावर फाइंड आउट की। अब इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इंडक्टर, कैपेसिटर और इस रजिस्टर को सीरीज में एक साथ लगा करके एसी वोल्टेज की सप्लाई हम वहाँ पर देंगे और देखेंगे फिर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए, मान लीजिए सबसे पहले आपके पास कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, कोई इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है और कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है। आपने उन सबको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, एक का एंडिंग पॉइंट दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये मान लीजिए आपके पास सबसे पहले कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो R है, ये इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस जो है वो L है, और ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस जो है वो C है। तीनों को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर आपने इसको AC अल्टरनेटिंग सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। सप्लाई जो आपने दी है वही सप्लाई दी है, दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये सप्लाई आपने यहाँ से दी है। अब इसके अंदर जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए आपके घर में मान लीजिए इस टाइप के कोई अरेंजमेंट है, वहाँ पर रजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, उसका रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है। तो अब मान लीजिए आपको पता है, आप मेरे को पता है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, आपने वोल्ट मीटर के हेल्प से मान लीजिए फाइंड आउट कर ली कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 30 वोल्ट है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मान लीजिए 10 वोल्ट है। तो मैं आपसे पूछूं कि जो टोटल वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपके पास वैल्यू आएगी 20 + 30 + 10 जो भी आएगी, आपको जितनी भी देखने मिली इन तीनों के अक्रॉस, मान लीजिए वो आपके पास जो भी आ गई 60 वोल्ट या 70 वोल्ट जो भी आई, इन तीनों के अक्रॉस आपने इसको ऐड कर लिया। अब मैं पूछता हूं, क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल ये जो वैल्यू जो है वो इसके इक्वल होनी चाहिए। अगर हम मान लेते हैं थोड़े टाइम के लिए सब के सब आइडियल है, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर या सब 100% प्योर, हम अगर इस सर्किट मान करके चल रहे हैं, तो जो सप्लाई हमने यहाँ से दी है वही सप्लाई तो इन तीनों के अक्रॉस जा करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो आपने जो फाइंड आउट किया, जैसे इसके अक्रॉस आपने 20 वोल्ट फाइंड आउट किया, इसके अक्रॉस 30 वोल्ट, इसके अक्रॉस 10 वोल्ट, तो आपके पास जो सम जो आ जाएगा, नेट सम जो आ गया, जैसे आपके पास ये आ गया 60 वोल्ट। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल ये आपके पास 60 वोल्ट जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। मतलब कहने का आपने आज जो सप्लाई जो दे रखी है वो 60 वोल्ट दे रखी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम एल्जेब्रिक सम के अकॉर्डिंग इनको हम आपस में ऐड नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, एल के अक्रॉस जो वोल्टेज है और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, उनको जोड़ करके आप ये सोचो कि वो नेट वोल्टेज के इक्वल आएगी जो आपने दे रखी है। ये गलत है, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। एल्जेब्रिक, हालांकि क्वांटिटी स्केलर है, क्वांटिटी वोल्टेज जो स्केलर है, लेकिन हम उसको एल्जेब्रिक मेथड से सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इनके अंदर फेज डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री एंगल आगे चलती है इन केस ऑफ इंडक्टर, एंड इन केस ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज जो 90 डिग्री एंगल पीछे चलती है। तो इसको हम ऑर्डिनरी मेथड से एल्जेब्रिक सम्स के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर वेक्टर के रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम हम इसको सोल्व करते हैं। दूसरा और जो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, एक तो ये फाइंड आउट करेंगे वोल्टेज कितनी है, नेट वोल्टेज कितनी है जो आपको इनके अक्रॉस देखने को मिलेगी। दूसरा हम करंट भी फाइंड आउट करेंगे, कितना करंट देखने को मिलेगा। सीरीज में करंट जो है वैसे तो सेम ही होता है। तीसरा जो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे वो फाइंड आउट करेंगे टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, और उसकी हेल्प से फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि कब हमें करंट मैक्सिमम देखने को मिल सकता है, कब हमें करंट मिनिमम देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको समझने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो फेजर मेथड, दूसरा एनालिटिक मेथड। इस वीडियो के अंदर हम फेजर मेथड डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एनालिटिक मेथड डिस्कस करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी बताएंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है, मतलब कौन से के डिसएडवांटेज ज़्यादा है कौन से के एडवांटेज ज़्यादा, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेजर मेथड के बारे में।
फॉर सीरीज LCR सर्किट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट बोर्ड के लिए भी एज वेल एज CBSE बोर्ड के लिए भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए यहाँ से आपने सप्लाई दी V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो इस सप्लाई की वजह से करंट फ्लो करेगा। मान लीजिए करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट यहाँ से जाएगा, आई करंट यहाँ से जाएगा, आई करंट यहाँ से जाएगा। सीरीज के अंदर करंट जो सेम रहता है। अब हम चलते हैं वोल्टेज के ऊपर। तो देखिए इसको अगर मैं विद द हेल्प ऑफ फेजर की तरह अगर मैं इसको ट्रीट करना चाहूँ तो मान लीजिए सबसे पहले मैं करंट को दिखाता हूँ। इसके अक्रॉस मैंने करंट को दिखाया ऐसे, दैट इज करंट अक्रॉस R रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस R है। दैट इज करंट अक्रॉस इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस L है। दैट इज करंट अक्रॉस कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है। तीनों के अक्रॉस सेम मिलेगा, करंट की जो वैल्यू मिलेगी तीनों के अक्रॉस सेम सीरीज में है। अब बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज इन केस ऑफ रजिस्टर, हमने जो डिस्कस किया रजिस्टर का केस, उसमें हमने क्या डिस्कस किया कि जो आपके पास वोल्टेज जो है और जो करंट जो है वो दोनों सेम फेज में, बोथ आर इन द सेम फेज। जो आपके पास रजिस्टर के लिए जो वैल्यू जो आई थी दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, यही तो वैल्यू आई थी। यहाँ पर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0, बोथ आर इन द सेम फेज। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखा सकता हूँ, दैट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस R। इसका एम्पलीट्यूड, इससे थोड़ा सा आपने ज़्यादा दिखाना है क्योंकि वोल्टेज की जो वैल्यू रहती है वो करंट से ज़्यादा ही रहती है। तो इसको दिखा दूँ मैं, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ VR, R फॉर रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। इन केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर के केस में हमने क्या ऑब्जर्व किया था, फॉर इंडक्टर V इज इक्वल टू वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी बट I इज इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इंडक्टर के केस में करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल पीछे चलता है, या हम कहें वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री एंगल आगे चलती है। तो इसमें मैं कैसे दिखाऊंगा, इसमें मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, इसको वोल्टेज को करंट से 90 डिग्री एंगल आगे, ये एंगल हो गया 90 का, ये हो गया करंट, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ओके, ये 90 डिग्री एंगल आगे हो गए। अब चलिए कैपेसिटर में, कैपेसिटर के केस में हमने क्या डिस्कस किया था, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कैपेसिटर के केस में करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल आगे चलता है। तो इसमें हम कैसे दिखाएंगे, या मैं कहूँ वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री एंगल पीछे चलती है। तो इसको करंट को आपने, करंट हमने अब रेफरेंस के लिए ले रखा है तो करंट को ऊपर नीचे नहीं करना है, करंट को आपने रेफरेंस में ऐसे ही रखना है। तो वोल्टेज को पीछे दिखा दूँ, ये दिखा दिया मैंने वोल्टेज को, इससे 90 डिग्री एंगल पीछे। ओके, ये आपके पास हो गई वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, अब समझते हैं हम जरा इसको विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम की हेल्प से अब जरा हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर आपके पास वोल्टेज जो है अक्रॉस रजिस्टर किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू I इंटू R, यही होगा। I जो भी आपके पास करंट है, R रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। अक्रॉस L के अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज लिखना चाहूँ तो कितना होगा, I इंटू XL, वेयर XL इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टेंस। अक्रॉस कैपेसिटर लिखना चाहूँ तो कितना होगा, I इंटू XC, वेयर X इज द कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, या सीधा सीधा रेजिस्टेंस आप नाम दे सकते हो कैपेसिटर और इंडक्टेंस के लिए। अब देखिए जो हम बता रहे थे कि आप ये चाहो कि जैसे आपने VR, VL और VC कैलकुलेट कर लिया और आप डायरेक्ट ये लिखना चाहो V इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC, तो एक्चुअल में वो इसके इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब जरा इसको समझिए विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। तो देखिए सबसे पहले फेजर डायग्राम के हेल्प से मैं एक रेफरेंस ले रहा हूँ। फेजर आपके पास एक्चुअल में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जो सेंटर के जो ओरिजिन के साथ रोटेट करता रहता है। तो सबसे पहले मैं रेफरेंस ले रहा हूँ यहाँ पर करंट को, क्योंकि करंट आपको दिखाई दे रहा है तीनों के अक्रॉस सीरीज में सेम रहता है, तो करंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, करंट तो वहाँ पे वेरी करेगा नहीं। वेरी क्या कर रही है, वोल्टेज वेरी कर रही है। इसमें जो वोल्टेज जो करंट के साथ है फेज डिफरेंस 0 है, इसमें वोल्टेज 90 डिग्री एंगल आगे है, इसमें वोल्टेज 90 डिग्री एंगल पीछे है। तो देखिए मैंने रेफरेंस लिया सबसे पहले, ये मैंने दिखाया, ये आपके पास कोई ओरिजिन, ध्यान से समझना भाई इसको, और ये आपके पास मैंने ले लिया रेफरेंस करंट का। ओके, ये मैंने रेफरेंस ले लिया। अब इस करंट को आपने छेड़ना नहीं है, छेड़ना का मतलब आप अपने इसको घुमाना नहीं है, ये सेम है। ओके, अब आपने दिखाना है विद द हेल्प ऑफ फेजर
वोल्टेज के लिए हम कैसे दिखाएं? सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं फॉर रजिस्टर के केस में वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन द सेम फेज, दोनों सेम फेज में है। तो अगर मैं दिखाता हूं यहाँ पर रजिस्टर के अक्रॉस, तो रजिस्टर के अक्रॉस दिखाऊंगा तो करंट तो यही रहेगा, चाहे रजिस्टर के अक्रॉस ले लो, चाहे कैपेसिटर के, चाहे इंडक्टर के, करंट तो यही रहना है। वोल्टेज को मैं कैसे दिखाऊंगा, ध्यान से देखिए, करंट वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज, मतलब सेम डायरेक्शन में दिखानी है, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट है वोल्टेज भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, बस उसका एम्पलीट्यूड जो है थोड़ा सा ज़्यादा कर दो। क्यों ज़्यादा होगा वो बता रखा आपको। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके ये दिखा दी मैंने, वोल्टेज अक्रॉस आर, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड, दैट इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये आपके पास आ गई वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। थीटा यहाँ पर दिख रहा है 0 डिग्री, फाई बोल दो या थीटा बोल दो, बोथ आर इन द सेम फेज। अब चलते हैं नेक्स्ट हम इंडक्टर के अक्रॉस। इंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या देखा, वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री एंगल आगे, तो करंट तो यही रहेगा, करंट आपने इसी लाइन पे रखना है। वोल्टेज को दिखाइए 90 डिग्री एंगल आगे, तो वोल्टेज को हम 90 डिग्री एंगल आगे दिखाते हैं। तो ये दिखाया मैंने वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये आपके पास है यहाँ तक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, दैट इज इक्वल टू वी एल, 90 डिग्री एंगल आगे हो गई, करंट से 90 डिग्री एंगल आगे। करंट तो ऐसा ही रहेगा, इतना ही एम्पलीट्यूड रहेगा और इसी डायरेक्शन में रहेगा तीनों के अक्रॉस। वोल्टेज हो गई अक्रॉस इंडक्टर 90 डिग्री एंगल आगे, और कितनी होगी, आई एक्सएल। ओके, अब आइए जरा कैपेसिटर पे। कैपेसिटर के केस में क्या होगा, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री एंगल पीछे, तो पीछे दिखा दीजिए, ये यहाँ पर ये था आपके पास ओरिजिन, अब दिखा दीजिए इसको पीछे 90 डिग्री एंगल पीछे, ये दिखा दिया मैंने इसको, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 90 डिग्री एंगल पीछे हो गई, करंट से 90 डिग्री एंगल पीछे, 90 डिग्री का एंगल, करंट से 90 डिग्री एंगल पीछे इन केस ऑफ कैपेसिटर, एंड इन केस ऑफ करंट से 90 डिग्री एंगल आगे है। ओके, अब हम यहाँ पर अज्यूम क्या करके चल रहे हैं, थोड़ा सा हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो वी एल जो है वो ग्रेटर देन है वी सी से, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये हम मान करके चल रहे हैं। देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें नेट रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। नेट रिजल्टेंट का मतलब हम क्या देखना चाह रहे हैं, ओवरऑल इफेक्ट देखना चाह रहे हैं कि ओवरऑल सर्किट के अंदर, इस सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज के बीच में कितना तो फेज डिफरेंस होगा और किस टाइप से वोल्टेज करंट के साथ वेरी करेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। वही तो हम सब कुछ कर रहे हैं। ये आपके पास क्या है, क्वांटिटी स्केलर है, करंट वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर क्वांटिटी स्केलर है, लेकिन हम ट्रीट कैसे कर रहे हैं, वेक्टर की तरह, क्योंकि इनमें फेज का रोल है। 90 डिग्री जो आपके पास है, किसी में 90 डिग्री एंगल पीछे, किसी में आगे, किसी में 0 डिग्री, इसलिए हम इनको एज एन वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब इन नेट वोल्टेज का हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो देखिए रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये आपके पास एक फेजर बन गया, फेजर मतलब वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, वी आर। तो पहले दो वेक्टर को सोल्व कीजिए, उन दो का जो रिजल्टेंट आएगा उसको तीसरे के साथ रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लीजिए, हमारे पास नेट रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये आपके पास वी एल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये रिजल्टेंट है। ये आपके पास वी सी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये रिजल्टेंट है। तो दोनों को वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का। सोल्व करोगे, सोल्व कैसे करते हैं, दैट इज इक्वल टू, अगर इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूँ तो मेरे पास कितना होगा, रिजल्टेंट ड्यू टू इंडक्टर एंड कैपेसिटर वोल्टेज, वी इज इक्वल टू वी एल स्क्वेयर प्लस वी सी स्क्वेयर प्लस 2 वी सी कोस ऑफ थीटा। थीटा कितना, 180, कोस 180 कितना होता है, -1, कोस 180 कितना, -1। ओके, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, वी एल माइनस वी सी द होल स्क्वेयर लिख सकता हूँ ऐसे, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वेयर, ये इसके ऊपर अंडर रूट भी रहता है। ओके, तो वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वेयर इसका, और यहाँ पर पावर 1/2, वी एल माइनस वी सी स्क्वेयर पावर 1/2। तो आपके पास नेट रिजल्टेंट कितना आ गया इनका, वी एल माइनस वी सी। वी एल माइनस वी सी, ये मान लीजिए वी एल है आपके पास 10 वोल्ट, ये है आपके पास 7 वोल्ट, तो रिजल्टेंट कितना बचेगा, 10 - 7 3 वोल्ट, 10 - 7 3 वोल्ट। अब इन दोनों को हटा करके एक और नया मतलब वेक्टर लिख लूँ, रिजल्टेंट लिख लूँ इन दोनों का। तो इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, अब देखिए
इसको हटा दो यहाँ से, इन दोनों का रिजल्टेंट लिख लो। ये आपके पास यहाँ तक VL था, उसमें से आपने VC को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 वोल्ट में से 3 वोल्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बच गया आपके पास 7 वोल्ट, या 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बच गया 3 वोल्ट। ये आपके पास रिजल्टेंट बच गया, कितना रिजल्टेंट बच गया आपके पास VL माइनस VC। ओके, तो इंडक्टर और कैपेसिटर का काम खत्म। अब ये वेक्टर इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। इनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये VL माइनस VC, ये यहाँ तक आपके पास कितना है VR है, ये कितना है VR। तो अब आप सिंपल फिर से वही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इनका जो रिजल्टेंट जो आएगा, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, इसके टेल के ऊपर इसका हेड यहाँ पर रख देता हूँ, ये यहाँ रख दिया, इतना ही वेक्टर। ओके, दैट इज VL माइनस VC। अब रिजल्टेंट जो होगा ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रिजल्टेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास जो रिजल्टेंट जो आएगा ये कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो दैट इज इक्वल टू आपके पास आएगा कितना, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC द होल स्क्वायर और इस सारे द अंडर द रूट। ये आपके पास आ जाता है नेट रिजल्टेंट। इसको मैं दिखा देता हूँ, इसको रिजल्टेंट ने नाम दे करके मैं इसको दिखा देता हूँ। ये आपके पास जो भी वैल्यू आएगी सर्किट के अंदर, इसको मैं ई नोट से दिखा देता हूँ। ई नोट का पीक वैल्यू मत समझना, ई नोट यहाँ पर मतलब क्या है, इन तीनों के अक्रॉस जो वैल्यू मिलेगी उन तीनों का जो सम जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो आपको देखने को मिलेगी इन तीनों की वजह से, वो वैल्यू है, पीक वैल्यू नहीं है, इन तीनों की वजह से मैक्सिमम वैल्यू। ओके, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इस रिजल्टेंट को मैंने दिखा दिया यहाँ पर ई नोट से। क्यों, क्या है यहाँ पर, ये रिजल्टेंट जो आया वोल्टेज का ही आया है, तो इसलिए मैंने वोल्टेज के लिए इसको दिखा दिया। क्योंकि वी के लिए तो हम पहले सिंबल यूज कर चुके हैं। वी से भी दिखा सकते हो, वैसे आप वी से दिखाना चाहो तो VM से दिखा देना, लेकिन ई नोट से दिखा दो, या सिंपल ई से दिखा दो, या सिंपल वी से ही दिखा दो। चलो, नेट रिजल्टेंट आ गई है हमारे पास वोल्टेज का, मैंने इसको दिखा दिया वी से। ओके, तो कितना आया, ये आया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू नेट रिजल्टेंट हमारे पास जो आया, वोल्टेज जो आई, नेट वोल्टेज जो आई इन तीनों की वजह से कितनी आई, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC द होल स्क्वायर और इस सारे द अंडर द रूट। एक रिलेशन ये आ गया। अब नेक्स्ट चलिए सेकंड रिलेशन के ऊपर। अब देखिए हमारे पास VR किसके इक्वल है, IR, VL किसके ऊपर है, IXL, VC किसके ऊपर है, IXC। वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, हमारे पास वोल्टेज कितनी हो जाएगी, नेट वोल्टेज इज इक्वल टू VR IR, I का स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस VL IXL माइनस IXC द होल स्क्वायर, इस सारे का अंडर द रूट। यहाँ से इसको I को मैं बाहर ले लूँ, I को बाहर लोगे तो I का यहाँ पर आपके पास कितना बच जाएगा, V इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर, स्क्वायर है, I को बाहर लोगे उसका स्क्वायर करोगे I स्क्वायर XL माइनस XC द होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से I स्क्वायर कंप्लीट में से कॉमन आ रहा है, I स्क्वायर और ऊपर पावर जो 1/2 बाहर क्या आ जाएगा आपके पास, I बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू नेट वोल्टेज V इज इक्वल टू I अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर, या V बाई I इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर और इस सारे की पावर 1/2। ये देखिए अब जरा, ये हमारे पास क्या आ गया, V हमने क्या निकाला, नेट रिजल्टेंट, नेट वोल्टेज हमारे पास सर्किट में, I हमारे पास नेट करंट विच इज फ्लोज इन द सर्किट। तो हमारे पास ये रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, नेट वोल्टेज डिवाइडेड बाय नेट करंट। ये हमारे पास क्या होना चाहिए, नेट रेजिस्टेंस होना चाहिए सर्किट का। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई जो इस सर्किट का है। इसको हम नाम देते हैं, एक स्पेशल नाम देते हैं इसको हम, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट को हम नाम देते हैं इम्पीडेंस का, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। ये आपके पास क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ LCR, सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट। तो इसे हम नाम क्या देते हैं, दैट इज इम्पीडेंस, इम्पीडेंस स्पेशल नाम दे दिया। जैसे हमने इंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस को नाम दिया इंडक्टिव आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर के केस में हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और सीरीज LCR सर्किट के लिए हमने इसको नाम दिया इम्पीडेंस का। तो ये हमारे पास नेट रिजल्टेंट आ गया वोल्टेज के लिए।
तो जो हम बात कर रहे थे कि आप जो वैल्यू जो फाइंड आउट कर रहे थे कि आप जैसे ऐसे नहीं निकाल सकते v इज इक्वल टू वी एल प्लस वी आर प्लस वी सी, क्योंकि एक्चुअल जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल माइनस वी सी द होल स्क्वेयर, इस सारे का अंडर द रूट। ये है आपके पास एक्चुअल रिजल्टेंट वोल्टेज का इस सर्किट के अंदर, और ये है आपके पास नेट रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये है। ओके, तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ जाती है। यहाँ पर आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, एक्सएल क्या है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल, ये रिजल्टेंट भी आपने ये रिजल्ट भी याद रखनी है। एक्सी क्या है, 1/ओमेगा सी, दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई न्यू सी। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से मान लीजिए ये जितना भी एंगल बनेगा, इसको मैं नाम देता हूँ फाई का। ओके, ये जो ट्रायंगल जो आई है, जैसे हमने क्या किया, इन सब को मान लीजिए मैं आई से डिवाइड कर देता हूँ, आई से डिवाइड कर देता हूँ, वी आर बाई आई, वी एल बाई आई, वी सी बाई आई, तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये रेजिस्टेंस बच जाएगा, ये एक्सएल, ये एक्सी। आई से डिवाइड करने के बाद इधर के साइड ले आए हमें। ओके, तो इन सब में भी आप इनको आई से डिवाइड कर दीजिए। आई से डिवाइड करोगे तो रेशियो जो कांस्टेंट ही रहेगा, तो मान लीजिए मैंने इसको आई से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा। ये आपके पास क्या बच जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी। सोल्व करोगे वही रिजल्ट तो आ जाएगा। ये आर वो था आपके पास, यहाँ तक एक्सएल, यहाँ तक एक्सी, ये एक्सएल माइनस एक्सी, ये आपके पास ये वैल्यू। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ जाता है किसका, रिजल्टेंट आ जाता है किसका, आपके पास टोटल रेजिस्टेंस का। यही आएगा, सोल्व करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर, और इस सारे का अंडर द रूट। इसी ट्रायंगल को नाम दिया जाता है इम्पीडेंस ट्रायंगल का। ये जो ट्रायंगल है आपके पास, ये यहाँ पर क्या है आपके पास, इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल का क्यों नाम दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से हम इम्पीडेंस फाइंड आउट करते हैं। इम्पीडेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ पे सर्किट का। ओके, अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ, फाई के लिए भी देख लेते हैं। फाई भी तो चाहिए ना, फाई ही तो हमें बताएगा कि करंट जो है वो कितना आगे है या कितना पीछे है, इस जो हम मेन बात करें सीरीज एलसीआर सर्किट में। तो देखिए आपके पास कितना होगा। ये सबसे पहले तो रिजल्टेंट लिख लीजिए सभी के लिए आए जो भी हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आई, वी नेट रिजल्टेंट ऑफ वोल्टेज वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल माइनस वी सी द होल स्क्वेयर, और इस सारे का अंडर द रूट, और नेट रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज इम्पीडेंस दैट इज इक्वल टू वी बाई आई, या दैट इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वेयर। ओके, तो ये आपके पास इम्पीडेंस ट्रायंगल, वही ट्रायंगल है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास वही वी आर है, ये आपके पास वी एल माइनस वी सी है, ये आपके पास नेट रिजल्टेंट है। ओके, तो अब यहाँ पर ये एंगल जितना बनेगा फाई, तो मैं कहता हूँ यहाँ से फाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इसको किसी फॉर्म में लिख लीजिए, साइन कोस टेन। तो टेन की फॉर्म में लिखना बेटर है। तो मैं इसको यहाँ से पूछता हूँ टेन फाई की वैल्यू बताइए। तो टेन फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो टेन फाई हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, वी एल माइनस वी सी, और बेस आपके पास क्या है, वी आर। वी एल माइनस वी सी और बेस आपके पास क्या है, वी आर। अब यहाँ से अगर आप फाई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो फाई हमारे पास कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। ये तो हो गया वोल्टेज की टर्म में। अगर आप इनके टर्म में लिखना चाहते हो, रेजिस्टेंस के टर्म में लिखना चाहते हो तो उसके टर्म में भी लिख सकते हो। टेन फाई हमारे पास कितना हो जाएगा, टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। ओके, या फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से देखिए ये हमारे पास फेज की वैल्यू आ जाएगी वोल्टेज और करंट के बीच में। फाई आपको क्या बताएगा, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस बताएगा कितना हमारे पास है। ओके, कैसे बताएंगे आप जरा इसको समझिए। अगर यहाँ से देखिए, इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, या मैं ये कहूँ इफ एक्सएल एंड एक्सी बोथ आर जीरो, उस केस में क्या होगा, अगर एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल है या दोनों जीरो हैं तो आपके पास फाई की वैल्यू क्या आएगी, फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स जीरो। टेंजेंट इनवर्स जीरो आपके पास क्या होता है, जीरो।
मतलब कहने का फेज डिफरेंस जो है वोल्टेज और करंट में वो कितना है, 0 है। मतलब कहने का बोथ आर इन द सेम फेज, करंट भी इधर और वोल्टेज भी इधर। तो ये आपके पास कौन सा केस बन गया, ये आपके पास केस बन गया रेजिस्टर का। मतलब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ XL इज वेरी वेरी ग्रेटर देन XC, अगर XL जो है वो XC से बड़ा है तो उस केस में क्या होगा, आपके पास tan phi की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। tan phi की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो phi की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी। tan इनवर्स जो आप लोगे वो भी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, phi पॉजिटिव। phi पॉजिटिव मतलब ये आपके पास I था, ये आपके पास phi था, ये वाला phi था, तो ये पॉजिटिव, phi पॉजिटिव कितना भी हो सकता है पॉजिटिव के अंदर, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मतलब कहने का ये आपके पास जो वोल्टेज जो है इस केस में वो करंट से आगे चलेगी। कितने फेज से आगे चलेगी, 5 फेज से आगे चलेगी। ओके, मतलब कहने का उस केस में वो आपके पास रेजिस्टेटिव सर्किट नहीं है, मतलब उसमें इंडक्टर भी मिलेगा। नेक्स्ट अब अगर हम बात करते हैं, इफ XC इज ग्रेटर देन XL, अगर XC जो है रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर, उस केस में क्या होगा, tan phi नेगेटिव आएगा, tan phi नेगेटिव आएगा, phi भी नेगेटिव आएगा। phi नेगेटिव का मीनिंग क्या है, नेगेटिव मतलब इधर की साइड वो करंट से पीछे की साइड चलेगा, तो ये आपके पास phi नेगेटिव के अंदर। तो इस केस में जो वोल्टेज जो है वो करंट से पीछे चलती है। तो ये हमारे पास केसेज आ जाते हैं जिससे हम बता सकते हैं इजीली किसी भी सीरीज LCR सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना है, नेट रिजल्टेंट कितना है वोल्टेज का, और नेट रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का। अब इसकी खासियत क्या है इस सीरीज LCR सर्किट की, आपने जो अलग अलग से जो भी डिस्कस किए हैं अब तक, रेजिस्टर का केस, इंडक्टर का केस, कैपेसिटर का केस, वो आप सारा का सारा इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ के साथ आप कॉम्बिनेशन बना करके भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर और इंडक्टर है तो क्या होगा, रेजिस्टर और कैपेसिटर है तो क्या होगा, ये भी आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। कैसे, चलिए अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, तो यहाँ से जो हमें चीज़ें चाहिए, सिर्फ हमें यहाँ से 1 2 3 ये 3 चीज़ें चाहिए, इनसे हमारा काम चल जाएगा। सब कुछ सारे के सारे सर्किट को हम सोल्व कर लेंगे, जिसके लिए भी है, चाहे रेजिस्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे उनका कॉम्बिनेशन हो। देखिए अब मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर है, ओनली रेजिस्टर, जो हमने अलग अलग से डिस्कस किए थे। आपके पास सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो R है, उसको आपने AC सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है। AC सप्लाई कितनी है, V0 साइन ऑफ ओमेगा t, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो देखिए जो हमने फाइंड आउट किया था डिटेल में लास्ट वीडियोज़ के अंदर, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इस केस में क्या है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है VL माइनस VC दैट इज इक्वल टू 0। इंडक्टर और कैपेसिटर तो है ही नहीं, इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं है, मतलब उनके अक्रॉस आपको वोल्टेज भी देखने को नहीं मिलेगी, तो VL और VC 0 है। तो वोल्टेज जो होगी वो सीधा सीधा किसके इक्वल होगी, जो हमारे पास नेट वोल्टेज जो आएगी, ये नेट वोल्टेज मतलब RMS की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो वोल्टेज जो आएगी कितनी आएगी, VR इसका स्क्वायर और इसका अंडर द रूट, तो ये आपके पास कितनी आएगी, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, यही आती है। कितनी आती है, दैट इज इक्वल टू VR इज इक्वल टू IR। आई यहाँ पर वोल्टेज जो है क्रॉस रजिस्टर मतलब RMS वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, ये करंट भी यहाँ पर आपके पास क्या है, RMS करंट है। अब जरा यहाँ जाइए, रेजिस्टेंस जो आपको देखने को मिलेगा, AC जब आप AC सप्लाई कनेक्ट करते हो रजिस्टर के साथ, तो रेजिस्टेंस कितना देखने को मिलेगा। देखिए हमने यहाँ से उठाया, Z इज इक्वल टू V/I, V आपके पास ये वैल्यू, I आपके पास ये वैल्यू, ये किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू R² प्लस XL, रजिस्टर अक्रॉस इंडक्टर है ही नहीं तो 0, XC रजिस्टर ऑफ कैपेसिटर नहीं है 0, तो R² प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 0, R² की पावर 1/2 कितना हो गया R। तो इस केस में जो आपके पास इम्पिडेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा सर्किट का, वो किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। हो गया केस सोल्व। नेक्स्ट सेकंड केस पे आइए, अगर आपके पास सर्किट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है, तो उस केस में क्या होगा। तो जो हमने अलग अलग से डिस्कस किए थे वो आप सारे के सारे यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये आपके पास कोई इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस L है,
तो अब जरा यहाँ पहुँचिए, अगर हम नेट वोल्टेज की बात करते हैं तो नेट वोल्टेज मतलब आरएमएस वोल्टेज आपके पास कितनी होगी। इस केस में रजिस्टर और कैपेसिटर नहीं है तो VR भी 0 और VC भी 0। अगर हम बात करें इनके लिए तो रेजिस्टेंस भी 0, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, रजिस्टर तो है ही नहीं, और XC भी 0, कैपेसिटर भी नहीं है इसमें। तो नेट जो आपके पास रिजल्टेंट जो आएगा वोल्टेज का वो कितना होगा, VR 0, VL VC 0, तो VL का स्क्वायर और इस सारे का अंडर द रूट, तो कितना आ जाएगा आपके पास नेट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है, अगर आपके पास प्योर इंडक्टर है तो यही वोल्टेज आएगी जो इसके अक्रॉस देखने को मिलेगी, वो इसी के इक्वल होगी। अब नेक्स्ट आइए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू V बाई आई, V मतलब VL, ओके, अपॉन I, दैट इज इक्वल टू R0 XC0 XL का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, दैट इज इक्वल टू XL। यही तो होता है इंडक्टिव सर्किट के अंदर, जो इंडक्टर का हमारा जो केस जो होता है उसमें आपके पास रेजिस्टेंस यही आता है। नेक्स्ट चलिए थर्ड के ऊपर, अगर आपके पास मान लीजिए कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, उसको आपने AC सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है, ओके, तो उस केस में क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 0, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 0, आपको वोल्टेज देखने को मिलेगी अक्रॉस कैपेसिटर जो इसी के इक्वल आपको देखने को मिल सकती है, और रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस 0, रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर 0। तो यहाँ से वोल्टेज कितनी हो जाएगी, V इज इक्वल टू 0 माइनस VC का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू VC, ओके। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, V बाई आई, दैट इज इक्वल टू VC बाई आई डिवाइड इज इक्वल टू 0 XC, यही तो होता है टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर। आपके पास क्या होता है, XC, दैट इज इक्वल टू 1/ωc। हो गया, नेट वोल्टेज आ गई सभी के लिए, नेट रेजिस्टेंस आ गया। अब जरा फेज के लिए भी आ जाइए, फेज भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर का केस है, या तो आप यहाँ से देख लीजिए या आप यहाँ से देख लीजिए, XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R, ओके। तो रजिस्टर का केस है तो उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 0, या हम कहें इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो आपके पास जो वैल्यू जो होगी इनके रेजिस्टेंस की वो 0 मिलेगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटेंस। तो इन केस ऑफ रजिस्टर tan phi 0, phi भी कितना होगा, 0 ही आएगा। तो वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन द सेम फेज। तो अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर है, उसके अंदर आपके पास कोई रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है, तो दोनों के दोनों आपके पास सेम फेज में, यही रिजल्ट आया था हमारे पास, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी इन केस ऑफ रजिस्टर। अब आ जाइए जरा इंडक्टर के केस में क्या होगा, अगर केवल और केवल यहाँ पर सर्किट में इंडक्टर है तो क्या होगा, R0 XC0, तो हमारे पास tan phi कितना हो जाएगा, tan phi इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू समथिंग अपॉन 0, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0, दैट इज इक्वल टू 90। ये आपको कितने पे देखने को मिलता है, जब आपके फाई जो कितना हो 90 डिग्री। तो यही होता है, वोल्टेज और करंट जो है उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 का होता है। इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री एंगल आगे चलती है। सेम ऐसे ही अगर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है तो R0 XL0, तो फिर से वही आपके पास tan phi इनफाइनाइट, phi कितना π/2, तो इसमें भी फेज डिफरेंस और 90 डिग्री, बट इन दिस केस वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री एंगल पीछे चलती है। तो ये तो बातें हो गई सीरीज LCR सर्किट की और इंडिविजुअल रजिस्टर, इंडिविजुअल इंडक्टर और इंडिविजुअल कैपेसिटर के लिए। अब मान लीजिए हम कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं रजिस्टर का और इंडक्टर का, रजिस्टर का और कैपेसिटर का, तो उस केस में क्या होगा, वो भी हम यहीं से कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब मैं कह देता हूं कि आपके पास रजिस्टर और इंडक्टर का सर्किट है, उसको आपने AC सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है, तो उसके लिए बताइए वहाँ पर नेट वोल्टेज की वैल्यू कितनी है और नेट वहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, फेज कितना है। तो ये देखिए आपके पास रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है, या आपके पास इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस L है, इसको आपने AC सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है। तो आप फिर से इसी को वैसे ही सब कुछ सोल्व करने के बाद आप चाहे अलग से करना चाहे अलग से कर सकते हैं, आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, बस आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर मैं नेट वोल्टेज लिखना चाहूँ, नेट वोल्टेज आपके पास कितनी हो जाएगी, VR² प्लस VL माइनस VC। तो कैपेसिटर तो है ही नहीं, कैपेसिटर के अक्रॉस कोई वोल्टेज भी देखने को नहीं मिलेगी, तो VC यहाँ पर 0, तो VR² प्लस VL² और इसका अंडर द रूट, ये हमारे पास नेट वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी इफ द सर्किट हैव रजिस्टर एंड इंडक्टर ओनली, इन दोनों के कम्बिनेशन के लिए। अगर हम नेट रेजिस्टेंस की बात करते हैं इस कॉम्बिनेशन के लिए, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू जो भी वोल्टेज आई है, जो भी करंट इसमें फ्लो हो रहा है, R² प्लस
एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सी कितना 0, कैपेसिटर तो है ही नहीं तो उसका वहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ से आएगा, तो एक्सी 0 तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इसका अंडर द रूट। अब जरा यहाँ जाइए tan फाई, फेज डिफरेंस देख लीजिए, फेज डिफरेंस देखोगे तो वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, या यहाँ से देखोगे तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, तो एक्सी तो है नहीं, कैपेसिटर तो है ही नहीं तो उसका कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस भी नहीं होगा, दैट इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर। तो इसको सोल्व करने के बाद जो भी आपके पास वैल्यू आएगी फाई की, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्सएल बाई आर। एक्सएल यहाँ पे क्या है, ओमेगा एल, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, न्यू क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हो गया इसके लिए एक हमारे पास ये कम्बिनेशन भी सोल्व हो गया। अब ऐसे ही मैं कह देता हूँ कि आपके पास रजिस्टर और कैपेसिटर का आपके पास कॉम्बिनेशन है, रजिस्टर और कैपेसिटर आपने सीरीज में लगा रखे हैं, रजिस्टर का रेजिस्टेंस यहाँ पर आपके पास आर है और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है, और एसी सप्लाई आपने इतनी दे रखी है, तो उस केस में बताइए नेट वोल्टेज कितनी होगी वहाँ पर सर्किट के लिए, नेट रिजल्टेंट कितना होगा, फेज कितना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। अब इसमें क्या होता है, आपके पास वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री एंगल पीछे चलती है, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, दैट इज करंट। अब बस आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, इसके अलावा आपको कोई रखने की जरूरत नहीं है, आप सभी के लिए नहीं कर सकते हो, सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए भी, इंडिविजुअल के लिए भी, और कम्बिनेशंस के लिए, दो के कम्बिनेशन के लिए भी कर सकते हो। तो देखिए डायरेक्ट कर लेते हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास रजिस्टर है और कैपेसिटर है, तो क्या होगी नेट वोल्टेज वी आर स्क्वायर, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज इसका स्क्वायर, प्लस वी एल, इंडक्टर तो है ही नहीं तो वी एल यहाँ पे कितना 0, माइनस वी सी द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस, ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट। जेड पे ये टोटल रेजिस्टेंस आई है इस सर्किट के लिए कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जो भी वोल्टेज आई है डिवाइड बाई करंट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल 0, इंडक्टर तो है ही नहीं, माइनस एक्सी द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्सी स्क्वायर अंडर द रूट। टेंजेंट फाई दैट इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, दैट इज इक्वल टू एक्सएल 0 एक्सी बाई आर। इसको सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास फेज डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी वोल्टेज और करंट के बीच में। ओके, तो ये था हमारे पास फेजर डायग्राम की हेल्प से एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट, जिससे हमने ना सिर्फ सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए वोल्टेज, रेजिस्टेंस और फेज डिफरेंस फाइंड आउट किया, बल्कि हमने इंडिविजुअल के लिए भी फाइंड आउट कर लिया और दो के कम्बिनेशन के लिए भी कर लिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, आपने अच्छे से करना है। ये जो हमने डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम की हेल्प से। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालिटिक सॉल्यूशन। इसका एनालिटिक सॉल्यूशन हम क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो फेजर डायग्राम जो इसके कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है कि आप फेजर डायग्राम में जो भी आप फेज ले रहे हो, फेज मतलब जितना भी आप फेज एंगल ले रहे हो फाई, वो आप किसी भी इंस्टेंट पे शुरू कर सकते हो। इसमें मतलब आप जरूरी नहीं कि आप वहाँ से इनिशियल से ही ले रहे हो, आप किसी भी टाइम पे शुरू कर सकते हो। किसी भी टाइम t1 नाम दे दिया आपने, आप उसको पाई बाई, जैसे कि आप उसको t/2 से भी शुरू कर रहे हो, t/4 से भी शुरू कर रहे हो, आप उसको कहीं से भी रैंडमली उठा करके शुरू कर सकते हो और फेज की कोई भी वैल्यू लेकर के शुरू कर सकते हो। तो इसलिए ये मतलब जो है एक टाइप से इसका डिसएडवांटेज है। इसको सोल्व करने के लिए हम एनालिटिक सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, जो आपको स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए हम वेरीफाई करते हैं उसको, और फिर वहाँ पर एनालिटिक सॉल्यूशन से हमें इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो वो बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एनालिटिक सॉल्यूशन। अभी हम करेंगे इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, ए रजिस्टर ऑफ 200 ओम, एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 200 ओम, एंड ए कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफेराड, कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है 15 माइक्रोफेराड, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स। किसी एसी सोर्स यानी एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट है, जहाँ पे वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट। ये आरएमएस वोल्टेज है, क्योंकि पीक वोल्टेज और मीन वोल्टेज उसने नहीं बोला, इट मीन्स ये आरएमएस वोल्टेज है। और फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है। कुछ इस टाइप से आपके पास एक आपके पास रजिस्टर है जिसका रजिस्टेंस है 200 ओम, और एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है 15 माइक्रोफेराड। दोनों को सीरीज में लगा रखा है और एसी सोर्स से कनेक्ट है। एसी सोर्स से जो कनेक्ट है उसकी सप्लाई कितनी है 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। ओके, अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है आपने ये निकालना है। दूसरा वोल्टेज, दैट इज आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड कैपेसिटर। इसके अक्रॉस आपने बतानी है कितनी वोल्टेज है और इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, अलग अलग से आपने ये बताना है। और फिर नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है
इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेज मोर देन द सोर्स वोल्टेज, इन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम जो है क्या वो उस सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा है। इफ़ यस रिजोल्व द पैराडॉक्स, अगर यस है तो पैराडॉक्स को रिजोल्व कीजिए। इसके ऊपर बाद में चलेंगे, पहले इसके ऊपर आते हैं। तो जब भी आपके पास मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, चाहे रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर का हो, या रजिस्टर कैपेसिटर का हो, या रजिस्टर इंडक्टर का हो, या इंडिविजुअल हो, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर हो, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर हो, या सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर हो, या सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर हो। आपका मेन काम क्या है? सबसे पहले हमारे पास अभी जो लेसन आए थे, दैट इज नेट वोल्टेज जो हमारे पास इक्वल आई थी, दैट इज इक्वल टू वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल माइनस वी सी द होल स्क्वेयर। और जो आपके पास इम्पिडेंस आया था, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वेयर। और अगर tan फाइव भी अगर हम लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी द एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। बस आपने ये फॉर्मूले याद रखने हैं। आप इसको तीनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, दो के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब करते हैं अप्लाई। आपके पास रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 200 ओम। कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस कितना है? 15 माइक्रो फैराड। वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। ओके, तो सबसे पहले इनको एसआई में कन्वर्ट कर लीजिए। ओम ओके, माइक्रो फैराड नोट ओके, 15 इंटू 10⁻⁶ फैराड, नाउ इट इज ओके। और नेक्स्ट वोल्ट हर्ट्ज ओके। अब सबसे पहले उसने पूछा है करंट इन द सर्किट। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले I इज इक्वल टू, करंट जो है सीरीज में सेम रहता है, दैट इज इक्वल टू V बाई जेड। तो अब हमें इसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? हमें जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे जेड? हमारे पास कितना हो जाएगा? जेड इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल। एक्सएल मतलब इंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो तो है ही नहीं, इंडक्टर ही नहीं है, तो इंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस भी जीरो, एक्सएल को जीरो ले लूँ, माइनस एक्स सी द होल स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू प्लस के एक्स सी स्क्वेयर। ओके, अब आपके पास आर है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस है, एक्स सी नहीं है, निकाल सकते हैं। एक्स सी हमारे पास किसके इक्वल होता है? एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई न्यू सी। ओके, जब आप इसे सोल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 3.14 इंटू न्यू कितना है? 50 हर्ट्ज। कैपेसिटेंस कितना है? 15 इंटू 10⁻⁶। तो इसको सोल्व करने के बाद आपके पास जो भी वैल्यू आएगी चेक कर लेना, ये आपके पास आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 212 ओम। ओके, अब तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे इस सर्किट का, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये आपके पास एक्चुअल में जो जेड जो है वो स्पेशल है आपके पास, ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए है। इसको मैं आर डैश का नाम दे देता हूँ इसके लिए, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस को आर डैश का नाम दे देता हूँ इसके लिए। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? आर स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 200 स्क्वेयर प्लस एक्स सी 212 का स्क्वेयर, और इस सारे का अंडर द रूट। इसको सोल्व करने के बाद आपके पास जो भी वैल्यू आएगी ये आ जाती है अप्रोक्सीमेटली आपके पास 291.5 ओम। तो ये आपके पास आ जाता है इस सर्किट का रेजिस्टेंस। अब हमें बताना क्या है? हमें बताना करंट। तो करंट आपके पास कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू वी आर डैश। तो वोल्टेज कितनी है? 220, और आर डैश कितना आया है? 291.5। तो इसके तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा करंट अप्रोक्सीमेटली 0.755 एम्पियर। एक बार चेक कर लेना यही आता है या कुछ और आता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछता है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर। रजिस्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज बतानी है, कितनी आपके पास होगी। तो देखिए कैसे बताएंगे। तो रजिस्टर और कैपेसिटर जो है सीरीज में लगे हुए हैं, तो करंट जो है वो दोनों के अक्रॉस सेम मिलेगा। यहाँ पर भी वही करंट मिलेगा, यहाँ पर भी वही करंट मिलेगा। तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाएगी? आई इंटू आर, आई जो करंट फ्लो कर रहा है वो, आर रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, अक्रॉस कैपेसिटर आई इंटू एक्स सी। तो आई हमारे पास कितना है? दैट इज इक्वल टू 0.755, और आर रेजिस्टेंस कितना है रजिस्टर का? 200। इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 151 वोल्ट। चेक कर लेना यही आती है, कुछ और आती है। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाएगी? करंट कितना फ्लो करेगा? यही फ्लो करेगा 0.755 इंटू रेजिस्टेंस जो था हमारे पास कैपेसिटेंस के लिए, रेजिस्टेंस एक्सी की जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी? 212। तो इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली आपके पास 160.3 वोल्ट। ओके, ये आ गया आपके पास रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है
इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज मोर देन सोर्स वोल्टेज। एल्जेब्रिक सम जो है इन वोल्टेज का वो सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा है। चेक कीजिए, एल्जेब्रिक सम चेक करते हैं, वी आर प्लस वी सी। तो ये आपके पास कितना है 151 प्लस 160.3, तो ये आपके पास कितना हो गया 0.3111113 311.3 वोल्ट। क्या ये सोर्स वोल्ट से ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा है। सोर्स वोल्टेज कितनी है हमारे पास? सोर्स की जो वोल्टेज है 220 वोल्ट है और एल्जेब्रिक सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 311.3 वोल्ट। तो इस पूरे पैराडॉक्स को सोल्व कीजिए। तो जो हम बात बता रहे थे, आप ये सोचो कि इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल ली, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल ली, दोनों को ऐड कर देंगे टोटल वोल्टेज आ जाएगी हमारे पास सर्किट की। वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर फेज का रोल है। यहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज है, वहाँ पर फेज डिफरेंस का रोल है। तो हम इसको एल्जेब्रिक सम से सोल्व नहीं कर सकते हैं। इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फेजर डायग्राम, फेजर के हेल्प से हम इसको सोल्व करते हैं। तो उसकी हेल्प से हमारे पास जो एल्जेब्रिक वैल्यू जो आएगी, सॉरी, जो हमारे पास नेट वोल्टेज जो आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी? V इज इक्वल टू वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल माइनस वी सी द होल स्क्वेयर। ये इस फॉर्मूले से सोल्व होगा। तो वी आर हमारे पास कितना आया 151 वोल्ट। वी एल इंडक्टर है नहीं तो वी एल यहाँ पे कितना 0। वी सी हमारे पास कितना आया? या आपके पास 160.3 वोल्ट। तो इसे जब आप सोल्व करोगे तब जा करके आपके पास नेट वोल्टेज आएगी। कितनी आएगी? देखिए, V इज इक्वल टू वी आर 151 का स्क्वायर प्लस वी एल तो है नहीं तो वी एल 0 और वी सी 160.3 माइनस का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसे आप सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 220 वोल्ट। तो जितनी वोल्टेज यहाँ से सोर्स वोल्टेज के पास है उतनी वोल्टेज इन दोनों के अक्रॉस चली गई। नेट सम कितना आ गया 220 वोल्ट। लेकिन एल्जेब्रिक से नहीं निकलेगा। किससे निकलेगा? इससे निकलेगा। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये जो हमने दिया है 220 वोल्ट वो उतना का उतना इन दोनों के अक्रॉस मिल जाएगा? मतलब सम जो है वो इतना मिल जाएगा। तो अगर आपके वहाँ पर आपने ठीक तरीके से ट्रीट किया है फेजर डायग्राम को, फेज जो डिफरेंस आपने लिया बिल्कुल ठीक लिया है, तो ये आपके पास ठीक आ जाएगा। अगर आपने वहाँ पर उसमें थोड़ा बहुत फेजर डिफरेंस ले लिया, फेज डिफरेंस कम ज़्यादा ले लिया, तो ये कम ज़्यादा हो जाएगी। तो यही इसका मतलब मेन डिसएडवांटेज है फेजर मेथड का, कि आप किसी भी इंस्टेंट पे, आप किसी भी टाइम पे कोई भी फेज डिफरेंस लेकर के चल सकते हो, उसको सोल्व कर सकते हो। तो ये इसका यहाँ पर बस डिसएडवांटेज है। तो इसको आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालिटिक सॉल्यूशन। यही सारा का सारा सीरीज एलसीआर सर्किट डिस्कस करेंगे, लेकिन हम उसमें एनालिटिक सॉल्यूशन जो है वो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।